तो दोस्तों गेट के जनरल एप्टीट्यूड की जो सीरीज चल रही थी उसमें फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है बैट गेम क्लासेस में। तो आज 2019 का पेपर पहले कर चुके हैं हम लोग, 2018 का जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है देखिए। व्हेन शी फेल डाउन द ब्लैंक शी रिसीव्ड मैनी ब्लैंक बट लिटिल हेल्प। ओके तो इसमें देखिए मतलब समझ आया, दो वर्ड्स दिए गए स्टेयर और स्टेयर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है स्टेयर जो कि होती है STAIRS और एक है इसी में वर्ड दे रखा है स्टेयर जो कि है STARE, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है। मीनिंग क्या है, मीनिंग आपको अगर पता होंगी तो इजीली हो जाएगा। स्टेयर्स होता है, ये होता है सीढ़ियां, सीढ़ी, ठीक है, जिसपे चलते हैं हम लोग। लैडर भी बोलते हैं, इसका एक सिनोनिम होता है। स्टेयर होता है किसी को देखना, ठीक है, घूरना या देखना, टू सी समवन। तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा क्या कि देखिए क्वेश्चन है व्हेन शी फेल डाउन द स्टेयर। तो देखने से तो गिरेगी नहीं, वो स्टेयर सीढ़ियों से गिरेगी। तो फर्स्ट आपका स्टेयर फिल अप हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन या शी रिसीव्ड मैनी स्टेयर्स, काफी सारे लोग उसे देखते रहे बट नो हेल्प, किसी ने भी उसको हेल्प नहीं की, केवल उसको देखते रहे सब लोग। तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए। हाँ पहले में स्टेयर्स फिर स्टेयर, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है। In spite of being warned repeatedly, he failed to correct his blank behavior. कैसा बिहेवियर, देखिए इसमें 4 वर्ड्स दे रखे हैं, रेशनल, रीजनेबल, इरेंट और गुड। तो चारों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे रेशनल की है, मान लीजिए बात करते हैं, रेशनल है, रीजनेबल है, मैं लिख देता हूं। रेशनल, रीजनेबल, इरेंट और गुड, ठीक है। अब इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। रेशनल होता है तार्किक या रीजनेबल, ये दोनों की मीनिंग लगभग लॉजिकली ही होती है, ठीक है, लॉजिकली, जो चीज लॉजिकली सोची जाए। इरेंट जो लगातार गलतियां करता हो, ठीक है। टू एर इज ह्यूमन, भाई। गुड तो आपको पता ही होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मीनिंग की अगर हम बात करें इस पे तो क्या, हाँ इसमें आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली ही फेल्ड टू करेक्ट हिज, कैसा बिहेवियर करेक्ट करना चाहेगा। लॉजिकल बिहेवियर अच्छा होता है, उसको कोई करेक्ट करना नहीं चाहता है। तो रीजनेबल भी नहीं आएगा, इरेंट बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा इरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 0 इज लेस देन, अच्छा x का एक क्राइटेरिया दिया गया है 0 से 2 पाई के बीच में। जो x है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो पूछा है कि sin x एंड cos x आर बोथ डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो देखिए इसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए, मैं बना देता हूं sin x का और इधर cos x का। तो sin x की अगर हम बात करें, ये दोनों का है, ठीक है, मैं बनाता हूं यहां पर ग्राफ। तो देखिए अगर हम sin x की बात करें तो 0 डिग्री, यहां से ये ऐसे जाता है, ये बनता है sin x का ग्राफ, ठीक है। जहां ये 0 है, ये 90 है, ये 180 या पाई भी बोलते हैं जिसे, ठीक है, ये 270 और ये 360 या 2 पाई। इस पाई में सबको आप कन्वर्ट कर लेंगे, पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है। cos x का जो ग्राफ होता है वो स्टार्ट होता है यहां से, मतलब 0 डिग्री पे वो ये वैल्यू होती है 1, यहां पे वैल्यू 0 लिख सकते हैं और यहां पर वैल्यू मैक्सिमम लिख लीजिए 1। तो cos x का ग्राफ ये स्टार्ट होता है, ये, ठीक है। तो 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, ये 90, ये 180, ये 270 और यहां 360। तो 1 ग्राफ की अगर हम बात करें, पूछा कहां तक का गया है, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई आप देख लीजिए, बोथ द फंक्शंस डिक्रीजिंग, कहां पे दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो 0 से 90 ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। 90 से 180 ये डिक्रीज, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो 90 to 180 दोनों डिक्रीज हो रहे हैं।
तो 90 to 180 अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियरली। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 90 to 180 मतलब π/2 to π। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Question number 4. The area of an equilateral triangle is √3. What is the perimeter of the triangle? तो देखिए इसका इजी सा है, आपको एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है वो पता होना चाहिए, खत्म हो जाएगा √3/4 a²। तो √3/4 a² ये आपको दिया गया है √3, कैंसिल a² इज 4 मतलब यहां से आ गया a इज इक्वल टू 2। a2 है मतलब ट्राइंगल की जो साइड है वो 2 है, तो 2 2 2 मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट इसमें दिया नहीं गया है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, वॉल्यूम्स आपको निकालना पड़ेगा। अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 10 8 6। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, मैं यहां पर फॉर्मूले लिख देता हूं, बाकी आप सॉल्व इसको करिएगा खुद, सॉल्यूशन देखिए, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी दी गई है 10 8 एंड 6। अ क्यूब ऑफ साइड 8, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, वेयर a इज द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया अ सिलेंडर विद बेस रेडियस या R7 एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप खुद कमेंट सेक्शन में, मैं ये चलिए बोलता नहीं हूं, पहला ये क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं, इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, आपको रेडियस भी दी गई है, हाइट भी दी गई है। लास्ट है स्फीयर ऑफ रेडियस। तो स्फीयर का जो होता है वो होता है गोला, ठीक है। स्फीयर होता है 4/3 πr³, जहां r इसकी पता है, ठीक है। अब सारे हो गए, इसमें बस एक ही बच रहा है, वो भी मैं लिख ही देता हूं, कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। क्लियर, सारे फॉर्मूले हैं, आप लिख के सॉल्व करिएगा, और जो भी इसका आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसको सॉल्व करने का मैं देखता हूं कितने लोग मतलब इंटरेस्टिंगली देखते हैं वीडियो, किनको लगता है कि नहीं हाँ क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, केवल देखना नहीं है, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड रिटर्न्स टू सिटी ए बाय द सेम रूट। ए से बी की ओर जाता है कोई ऑटोमोबाइल, ठीक है, सेम रूट से। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट अगर हमारा बी है, तो यहां से यहां गया और फिर वापस आ गया सेम रूट पे। द स्पीड ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग द ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी वर कॉन्स्टेंट एट 60 km/h एंड 90। जब वो गया तब उसकी स्पीड थी 60 km/h, और जब वो वापस आया तब उसकी स्पीड थी 90 km/h, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन km/h फॉर द इंटायर जर्नी, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, डिस्टेंस को आप d मत लेट करिए, मेरे ख्याल से आपको अगर एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड थी क्योंकि डिस्टेंस d सेम है, आप बस इतना याद रखिए, डिस्टेंस d दोनों सेम रूट से आ रहा है तो डिस्टेंस सेम रहेगी। तो डिस्टेंस ऐसी लेट कीजिए जो 60 और 90 से इजीली कैंसिल हो जाए, ठीक है। 180 d को लेट कर लीजिए 180x, भाई हम एकदम 180 तो नहीं मान सकते, तो 180x आप लेट कर लीजिए, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब खत्म बात, क्या पूछा था आपसे, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 180x गया, 180x आया, टोटल डिस्टेंस वो चला 360x अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, जाने में टाइम लगा 180x अपॉन 60 मतलब 3x, वापसी में टाइम लगा 180x अपॉन 90, क्योंकि 90 की स्पीड से आया, इतनी डिस्टेंस को कवर किया, तो 2x मतलब 360x अपॉन 5x, x से x कैंसिल, आपका आ गया 72 km/h। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़ने में बड़ा सा लग रहा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अगर सेट थ्योरी क्या क्वेश्चन है ये, अगर आपको सेट थ्योरी का बेसिक से कुछ
आते हैं फॉर्मूले, ठीक है, तो उनसे सॉल्व हो जाएगा। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जैसे दिया गया है, टू पास अ टेस्ट अ कैंडिडेट नीड्स टू आंसर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस करेक्टली। 2 क्वेश्चंस में से, सॉरी 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस उसको करेक्टली आंसर करने पड़ेंगे। अ टोटल ऑफ 6,30,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, ठीक है। इसका मैं इधर ये पे ये बनाता हूं, आप देखिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन बी है, ये क्वेश्चन सी, ठीक है। अब इसमें आप समझ जाइएगा, ठीक है। ग्राफ, क्योंकि सेट थ्योरी देखिए फॉर्मूले की बजाय आप अगर वेन डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा इजी होती है। तो वेन डायग्राम में मतलब ये ए जिन्होंने आंसर किया, जिन्होंने बी आंसर किया और जिन्होंने सी आंसर किया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टोटल ऑफ 6,30,000 स्टूडेंट्स, तो जो हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, या आप यूनिवर्सल सेट भी जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट हमें दिया गया है 6,30,000, ठीक है। इस पे तो जीरो हटाइए, 630 लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट कर लीजिए, जब सब में 3-3 जीरो लास्ट के हटा दीजिएगा, आराम हो जाएगी कैलकुलेशन में थोड़ी, ठीक है। क्वेश्चन ए वाज करेक्टली आंसर्ड बाय 3,30,000। क्वेश्चन ए जो था वो करेक्टली आंसर किया 3,30,000 ने। क्वेश्चन बी वाज करेक्टली आंसर्ड बाय 2,50,000, बी आंसर किया 2,50,000 ने। एंड क्वेश्चन सी वाज करेक्टली आंसर्ड बाय 2,60,000 स्टूडेंट्स, 2,60,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। ए एंड बी, अब देखिए यहां पे मैं इसमें फॉर्मूले के लिए लिख सकता हूं, ये क्या है हमारा NA, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर्ड क्वेश्चन ए, ये है हमारा NB और ये है हमारा NC, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट दिया है A एंड B, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आंसर्ड A एंड B बोथ, तो मतलब जिन्होंने A भी आंसर किया और B भी, तो NA इंटरसेक्शन B जो है वो हमारा दिया गया है 1 लाख, तो 1 लाख को आप 100 लिख लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आंसर्ड B एंड C बोथ, ये दिया गया है हमारा 90,000, तो ये 90 बचा, ठीक है। 3-3 जीरो सबसे कम किए, लास्ट में बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर आपका C इंटरसेक्शन ए, जिन्होंने C और A को किया वो दिया गया है आपका 80,000, तो ये कितना आ गया हमारा 80, ठीक है। अब हमें देखिए, अब नॉर्मल सी बात है, हमसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच क्लियर द टेस्ट। क्लियर करने के लिए 2 आउट ऑफ 3 पास करने थे, हमें ये याद रखना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने भी 2 किए, 3 किए वो तो पास ही पास है, जिन्होंने 2 किए तो 2 वाला मतलब पोर्शन आ जाएगा ये वाला पूरा जितना है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं नेक्स्ट मतलब ईयर में। अभी वही है कि अभी तो एग्जाम आने वाला है फरवरी के आसपास, तो उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि यहां पर इसके बारे में पूछा गया, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी पता है, बी सी पता है, सी ए पता है, ठीक है। लेकिन उनका अगर हम तीनों की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये तीनों में रिपीट हो रहा है, तो हमें ये पोर्शन पता चल जाए, वो हम तीनों से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन, ये वाला। मैं ब्लैक कर देता हूं पूरा, ये पोर्शन अगर हमें पता चल जाए, और ये पोर्शन है क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों में है, ए भी है यहाँ, बी भी है और सी भी है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लिख देता हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी टाइप से 2 के भी होते हैं, यहाँ पे हालांकि 3 का दे रखा है, तो आप लिख देता हूं एन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर, सारी वैल्यू रखिए। NA यूनियन B यूनियन C हमें दिया गया है 6,30,000, हमने 630 लिख रखा है। NA पता है 330, NB पता है हमें 250, NC पता है हमें 260, NA इंटरसेक्शन B है 100 माइनस 90 माइनस 80, और ये हमें जो निकालना है तो इसको हम वही एक्सलेक्ट कर लेते हैं, ये जो मिडल पार्ट है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 630 इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए, 6 5 11 340 0 तो 5 7
840 माइनस 270 प्लस x। ठीक है, अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं तो देखिएगा 630, अब इसको ऐसे 840 से माइनस 270 करिए तो कितना आएगा 570। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 630, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करिए तो 630 से जब 570 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 60। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, मतलब हमें ये वाला परसेंट पता चल गया। अब वही है, देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी जो था उसमें ये भी तो इंक्लूडेड था, तो इसको आप उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें केवल इतना वाला मिलेगा, ये पोर्शन, ये वाला। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिलेगा। सी इंटरसेक्शन ए से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शन आपको मिल जाएंगे, इनसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें ये भी ऐड होगा और वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस वही है, मैंने पैटर्न आपको बता दिया है, आप इनको सॉल्व करिएगा। और ये दो क्वेश्चंस के आंसर, जैसे एक पीछे भी अभी मैंने बोला, इनके आंसर्स मैं वेट करूंगा कि देखता हूं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं आता कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, मेथड बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, केवल वही है फॉर्मूला अगर पता होता तो आप डायरेक्टली भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम ना होती इस क्वेश्चन में आपको। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, ठीक है, तो देखिए इसमें x पूरे से अगर हम कॉमन ले लें तो बनेगा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको हम फॉर्म कर सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अब पूरे का स्क्वायर कर दीजिए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये सॉरी प्लस हो जाएगा, 1 इधर गया तो हो गया ये 3, डायरेक्टली करिए। ठीक है, इज इक्वल टू 3 पता चल गया। अब फिर से एक बार पूरे का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें पावर में 4 चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूं। अब आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 2 उधर गया 7 हो गया, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा पता होगा आपको, ना पता हो बाई चांस तो मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे ये माइनस 2ab में माइनस हो जाता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो इसका आंसर आ रहा है 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिटेल्ड स्टडी, अच्छा ग्राफ है ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, रीडिंग जरूरी है इसमें। इन अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनुअल क्रो बर्थ इन इंडिया इट वाज फाउंड दैट देयर वाज रिलेटिवली नो ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2002 टू 2004। 2002 टू 2004 में क्रो बर्थ रेट में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, एंड अ सडन स्पाइक फ्रॉम 2004 टू 2005, अचानक से स्पाइक आया, बढ़ा बहुत तेजी से। इन अनदर unrelated study, it was found that the revenue from cracker sales in India, which remained fairly flat from 2002 to 2004, saw a sudden spike in 2005 before declining again in 2006. ठीक है, दिख रहा होगा आपको ग्राफ में। The solid line in the graph below refers to annual sale of crackers and the dashed line to the annual crop births in India. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आपको दिख रहा होगा कि जहां पे ये सॉलिड लाइन अगर आपकी स्ट्रेट है, या मतलब जिसमें कोई भी स्पाइक नहीं हुआ, वहां पे आपकी डैश लाइन भी स्पाइक नहीं हो रहा है, और जहां इसमें स्पाइक हो रहा है वहां पे डैश लाइन में भी स्पाइक हो रहा है। मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ग्राफ से ही पता चल जाएगा ये दोनों आपस में रिलेटेबल हैं, ये इक्वल थी तो ये मतलब ये कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट रहा, इसमें स्पाइक आया तो उसमें स्पाइक आया, और ये जब डिक्रीज हुआ आगे चल के आप देखिए 2005 के बाद, तो ये जब डिक्रीज हुआ तो वो भी डिक्रीज हुआ। मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि दीज बोथ आर कोरिलेटेड, आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है, देखिए डायरेक्ट दिख रहा है। अब वही है ना कि बर्थ रेट बढ़ेगी या घटेगी
बढ़ेगी घटेगी वो तो अलग अलग बात है, लेकिन आपस में रिलेशन स्ट्रांगली है इनका, जो भी हो आपस में, अगर वो एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो गेट 2018 का जनरल एप्टीट्यूड का ये वाला पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मैं फिर से एक पेपर लेकर के आऊंगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सजेशन दीजिएगा कि और किस किस एग्जाम के मतलब आपको वीडियो चाहिए होंगे, मैं उसके जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन सारे सॉल्व करके लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मैथकम क्लासेस से। थैंक यू।